और रामास्वामी पेरियार नायकर ने पास होने से हमारे समाज के लोगों ने ये पहचान किया। देश में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, आपको ये जानना पड़ेगा। मेरी पूरे 20 मिनट का स्पीच देना चाहूंगा, मेरे हर एक शब्दों को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देश में बहुत घोटाले हुए, लेकिन इतिहास का जो घोटाला हुआ है उसकी भरपाई आज तक नहीं हुई। कौन कौन जानता है रामास्वामी पेरियार नायकर के बारे में, हिल्याबाई होलकर के बारे में, भीमाबाई गोरे बारे में? कौन जानता है? कोई नहीं जानता। ये जानने का कार्य जो किया वो शिक्षा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, तथाकथित आजादी के 74 साल में हमारी गिनती नहीं हुई, हमारी संख्या के अनुपात पे हिस्सा नहीं मिला, हमारे समाज को हिस्सा नहीं मिला, ना राजनीतिक, ना सामाजिक, ना शैक्षणिक, ना हमें कहीं आर्थिक रूप से मजबूती नहीं। आजादी में हमारे महापुरुषों ने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी, लेकिन दुर्भाग्य हमारे बहुजन 85 पूरे बहुजन समाज के लेकर के मैं बोल रहा हूं कि हमारे समाज के हक अधिकार की बात नहीं हो रही है। हमारी जो हालात है, जिस हालात के जिम्मेदार हम हैं और कोई नहीं। हम ही समस्या पैदा करते हैं और हमें ही समस्या का निवारण करना पड़ेगा। हमें आजादी क्या बताया जाता है? 26 जनवरी 1947 को बताया जाता है। हमारी संख्या कितनी है? 1931 में जब जाति आधारित जनगणना हुई तो हमारी जनसंख्या पता चली कि हम जाति आधारित में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 52% है। हम ओबीसी में 52% है। लेकिन साथियों, क्या उसके बाद 1931 के बाद हमारी जाति आधारित गिनती जनगणना हुई? नहीं हुई। हमारे रामास्वामी पेरियार नायकर के बारे में बताना चाहूंगा, इनका जीवन कैसे गुजरा, इनकी किन किन परिस्थितियों का सामना किया रामास्वामी पेरियार नायकर ने। बचपन में जब पढ़ाई किया और घर से जब निकले, अपने घर से जब निकले पढ़ने के लिए, तो मनमानी ताकतों ने पढ़ने नहीं दिया और शिक्षा व शूद्र व छूतों के नाम से बोलने का कार्य किया। हमारे समाज को समानता का अधिकार नहीं था। उस वक्त रामास्वामी पेरियार नायकर ने पढ़ते हुए बनारस चले आए। जब बनारस आए तो उन्होंने देखा एक कार्यक्रम लगा हुआ था, तो उनसे पूछा गया, ये मैं बता रहा हूँ, आप इसको सर्च करिएगा। रामास्वामी पेरियार नायकर जब बनारस में आए, भंडारा लगा हुआ था। उस भंडारे में रामास्वामी पेरियार नायकर देखते हैं कि जाऊं मैं भी कुछ खाने को खा लूं, आया हूं यहाँ पे बहुत दूर से। तो उनसे पूछा जाता है, आपने जनेऊ लगाया है शरीर में? तो बोले रामास्वामी पेरियार नायकर, ये जनेऊ क्या है? कहे आप जनेऊ नहीं, आप किस जाति से हैं? तो बोला कि जिस जाति में बताया। कहे अच्छा, ये जाति के हो। तो जाति के आधार पर उनको कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया। रामास्वामी पेरियार नायकर को बहुत ही एक बेइज्जती महसूस हुई। कहा तो बताओ, इस समाज की जो समस्या है, कहते हैं आजाद हो चुका है, आजाद भारत में क्या यही से आजादी है? यही आजादी है कि हमें एक इंसान से दूसरे इंसान को ऊंच नीच की भावना से देखा जाता है। तब रामास्वामी पेरियार नायकर ने समाज में एक आंदोलन लेकर के समाज सुधारक में काम कर दिया। 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी। 1885 में कांग्रेस पार्टी जब बनी तो उस वक्त कई हमारे महापुरुषों का आंदोलन चल रहा था। फूले जी का आंदोलन चल रहा था। फूले जी को प्रयास किया गया कि उनको भी कांग्रेस में शामिल किया जाए, सबको शामिल करने का काम किया गया। लेकिन बाद में पेरियार रामास्वामी को लेकर के गए कि कांग्रेस में शामिल किया जाए। रामास्वामी पेरियार नायकर के पास मदन मोहन लाला लाजपत राय जाते हैं, कहते हैं रामास्वामी पेरियार नायकर अगर समाज में आएंगे तो ये समाज हमारे साथ होगा। लेकिन साथियों, ईवी रोड पे दक्षिण भारत में रामास्वामी पेरियार नायकर वहां खड़े होकर के बोलते हैं कि हमारे समाज में यदि अगर ये पूरे समाज में हमको बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा तो मैं कांग्रेस में रहूंगा नहीं। पाखंडवाद और इस देश से जो नफरती ताकतों को मिटाने के लिए रामास्वामी पेरियार नायकर लड़े। साथियों, जब ये जानकारी उन मनवादी ताकतों को हुई तो गांधी जी ने चिट्ठी लिखा। गांधी जी ने चिट्ठी लिखा रामास्वामी पेरियार नायकर को, कहा कि रामा
रामास्वामी पेरियार नायकर जी, ये हमारे विचारधारा में नहीं है। इस विचारधारा से आपको काम नहीं करना होगा। तभी टीवी रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामास्वामी पेरियार नायकर ने कहा कि मुझको गांधी जी कहते हैं कि आप मेरे विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं, आप उन व्यवस्था को डगमगा रहे हैं जिन व्यवस्था से मनवादी ताकत आज कब्जा किया हुआ है। तो इस वजह से रामास्वामी पेरियार नायकर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। जैसे ही छोड़ती है तो 1960 के बाद तमिलनाडु में आज तक कांग्रेस की कोई पार्टी नहीं बनी। ये पाल की ताकत है, ये पाल की ताकत है रामास्वामी पेरियार के हर एक मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है। उन शब्दों को आप एक एक शब्द पढ़िए, शब्दों को अमल करिए, सब महापुरुषों की विचारधारा को अमल करिए, क्योंकि व्यक्ति मरता है, व्यक्ति का विचार नहीं मरता है। रामास्वामी नायकर आज नहीं है, लेकिन उसका विचार आज पूरे भारत में है। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं। इस तरीके से समाज में घोटाले हुए। हम पाल बाद में आते हैं, पहले हम ओबीसी में आते हैं। साथियों, पाल तो हमारा घर है, परिवार है, हमारी ताकत है, हमारी पहचान है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र में हमारा हिस्सेदारी की बात आती है, तो किसके जरिए से? ओबीसी पे आती है। और ओबीसी में हमारी गिनती कब हुई? 1931 में गिनती करवाया किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के शासन काल में हमको अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, संपत्ति का रखने का अधिकार मिला, यहाँ तक कि कोट पैंट पहनने की आजादी हमें भी अधिकार उसे अंग्रेजों के काल में संविधान से मिला। देश संविधान से चलता है। अब मैं उनको बता देना चाहता हूँ एक शेर के साथ, जिनको संविधान नहीं पता। हमारे बच्चों को संविधान नहीं पढ़ाया जाता। शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन संविधान नहीं पढ़ाया जाता। वो शेर क्या है कि जमीन को क्या पता कि आसमान क्या होता है, जमीन को क्या पता कि आसमान क्या होता है, सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है। जिसने जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाया हो, उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या है। तो संविधान पढ़िए। मुल्क की आजादी के 74 साल में हमारी हालत खराब इसलिए हुए क्योंकि हमने शिक्षा की नजर नहीं देखा, संविधान की नजर की ओर नहीं देखा। इस वजह से हमारे हालात खराब है। 1931 को जाति आधारित करना होने के बाद हमारे देश को आजादी ये बताया जाता है, देश आजाद हुआ। मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बताते चलूंगा, उन पे प्रकाश डालने का काम करूंगा। जब आजादी हो रही थी, लड़ाई चल रही थी, तो देश में 2 आजादी का आंदोलन चल रहा था। देश में 2 आजादी का आंदोलन चल रहा था। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और दूसरा गांधी के द्वारा। गांधी का आंदोलन क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। और ये नारा मुस्लिम ने लगाया था, किसी अन्य जाति धर्म का नहीं, मुस्लिम ने लगाया था कि भारत अंग्रेजों छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और दूसरी आंदोलन की लड़ाई जो चल रही थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्या थी? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पे आधारित समाज का निर्माण हो। बाबा साहब अम्बेडकर उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और बाबा साहब अम्बेडकर को एक जाति का नेता नहीं था, वो पूरे 85 समाज का और इस देश के जो मूल निवासी रहने वाले उसका नेता था। वो कहता था कि अगर राजा का बच्चा है और अगर किसी गरीब का बच्चा है, किसान का बच्चा है, उसकी भी वोट की कीमत इतनी होगी, चाहे प्रधानमंत्री का लड़का होगा उसकी भी वोट की कीमत एक थी। उसने वोट की कीमत को बढ़ा दिया। शिक्षा को भी उसने बराबर करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य हमारे बाबा साहब नहीं टिक पाए और शिक्षा बराबर नहीं मिल पाई। हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे CBSE और कितने विदेशों में पढ़ते हैं, वे हम नहीं कर पाए। लेकिन उनके ही विदेशांतों को हम संभाल रहे हैं। उनको मैं कहना चाहता हूँ, जब इस तरीके से जब उस समय चुनाव होना था, तो उस वक्त चुनाव लड़े जा रहे थे। लाला लाजपत राय जो इस देश का सबसे तरीके से हम लोगों को पिछड़ने का काम कर रहा था, जो लगा हुआ था, तो उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसी ने नाम सुना होगा, ओबीसी का पटेल बिरादरी का नेता था। वो जब चुनाव लड़ा था तो 13 सीट जीत करके आया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 सीट जीत करके आने वाला, वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री बन गया। ये गांधी की साजिश थी। उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। क्यों? क्योंकि अगर ओबीसी का नेता अगर बनता है प्रधानमंत्री, तो हम लोग इस देश पर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया पर कब्जा
कब्जा नहीं कर सकते अंग्रेजों के जाने के बाद। तो उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया और बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 60% पूरे भारत में टिकट दे करके मनवादियों को कब्जा करके न्यायपालिका का